गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 क्लास 10th का फिजिक्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले क्लास में आप पढ़े थे परावर्तन दो प्रकार का, एक था नियमित परावर्तन और एक था अनियमित परावर्तन। आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज कुछ छोटे छोटे टर्म्स को डिफाइन करते हैं, आप उसे समझिएगा, फिर हम लोग फिर एक लंबी यात्रा पे निकलेंगे। तो आज का सबसे पहला टर्म होगा प्रकाश स्रोत। आज सबसे पहला टर्म है आज का प्रकाश स्रोत अर्थात लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या है कि जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता हो या जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो या जो वस्तु प्रकाश प्रदान करती हो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश। ये छोटा स्टार है, आपके सामने होना, जबकि कॉपी में होना चाहिए। आपने क्या बोला? प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? तो वैसा स्रोत या वैसा सोर्स या वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो उसे आप क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। नंबर एक। नंबर दो, प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। एक क्या हो गया? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ये दो गो। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब हो जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ हो। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वो है जिसका निर्माण प्रकृति में होता है। अब प्रकृति में कौन कौन? जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, तो ये सभी कैसा है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जैसे कि आपने बल्ब बनाया, आपने मोमबत्ती बनाया, आपने माचिस का तिल्ली बनाया, ये सभी क्या है? आपने टॉर्च बनाया, ये सभी क्या है? आपने दिया बनाया, ये सभी क्या है? ये सभी मानव, सभी के सभी प्रकाश देता है। मोमबत्ती प्रकाश स्रोत है, प्रकाश प्रदान करती है। माचिस का तिल्ली अगर आप जलाते हैं प्रकाश प्रदान करती है। टॉर्च जलाते हैं प्रकाश प्रदान करती है। दिया प्रकाश प्रदान करती है। तो ये क्या है? प्रकाश स्रोत है दो प्रकार का, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो प्रकृति में के द्वारा तैयार होता है उसका नाम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और जो मानव के द्वारा तैयार होता है उसका नाम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो ये दो प्रकार का प्रकाश स्रोत होता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टार आपको समझना पड़ेगा। एक छोटा सा स्टार हम आपको कहना चाहते हैं कि प्रकाश की उत्पत्ति, समझिएगा, एक बहुत ही सुंदर स्टार है ये, बहुत ही सुंदर स्टार। प्रकाश की जब उत्पत्ति होती है तो वह एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार के ऊर्जा में परिणत करके होता है। इस लाइन को आप अच्छे से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। क्या बोला कि प्रकाश तभी उत्पन्न होता है जब कोई एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिणत होती है। जैसे आपको याद होगा कि सूर्य के कोर में हाइड्रोजन और हीलियम था, तो वहां पे नाभिकीय संलयन हुआ। इसका मतलब सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिणत हुआ। नंबर एक, मतलब प्रकाश में परिवर्तन। तो सबसे पहला सूर्य के कोर में नाभिकीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिणत, नंबर एक। नंबर दो, सूर्य में हो गया। उसके बाद आइए, उसके बाद बल्ब में क्या है? विद्युत ऊर्जा। बल्ब में कौन फ्लो हो रहा है? करंट। और करंट जो है फिलामेंट तक पहुंच के गर्म होकर के आपको क्या दिया? प्रकाश। बल्ब में जो है, बल्ब में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में परिणत हुआ। तीसरा है, मान लो आपका मोमबत्ती, मोम बना। मोम क्या है? एक केमिकल है, उसमें कैसा ऊर्जा होगा? रासायनिक ऊर्जा होगा। तो मोमबत्ती में क्या हो रहा है कि रासायनिक ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में परिणत। ये लिस्ट आपकी कॉपी में होना चाहिए। सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, तीसरा आपका जो मोमबत्ती है रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, आपका जो माचिस है इसमें भी, माचिस में क्या लगा हुआ है? केमिकल लगा हुआ है, फास्फोरस लगा हुआ, वो क्या है? केमिकल है, तो वो भी रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। टॉर्च में क्या है? टॉर्च में बैटरी लगी हुई है, और बैटरी में कौन सा ऊर्जा है? बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है। आपका जो बैटरी है उसमें आप क्या डालते हैं? उसमें आप एसिड पानी डालते हैं, तो एसिड क्या है? वो केमिकल है, तो उसमें कौन ऊर्जा होगा? केमिकल एनर्जी। इसका मतलब वो जो आपका टॉर्च है उसमें, टॉर्च में जो रासायनिक ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में परिणत होता है। दिया कैसे जलता है? आपने उसमें तेल डाल दिया या घी डाल दिया, एक मोम का थोड़ा ये रुई का उसमें लगा दिया, एक जोड़ दिया
दोनों को कनेक्ट कर दिया, उसमें आग लगा दिया। तो ये क्या है, ये एक केमिकल, तेल या घी में क्या है, केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है। तो इसमें भी ये रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगा, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो ये है कि जब प्रकाश बनता है तो प्रकाश के निर्माण होते समय एक प्रकार का ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिणत होता है। ओके, नेक्स्ट दूसरा स्टार ये था। तीसरा स्टार हम लोग चलेंगे। तीसरा स्टार में हम लोग को जानना है कि कुछ वस्तु है इस दुनिया में जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, और कुछ वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। कुछ वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, लेकिन कुछ वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश के उत्सर्जन, ये क्या है, उत्सर्जन के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया। क्या बोल रहे थे कि वस्तु प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर आपने क्या किया, वस्तु को दो भागों में बांटा। एक वो वस्तु और दूसरा वो वस्तु। एक वो वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, उसका नाम है दीप्त वस्तु, अर्थात लुमिनियस ऑब्जेक्ट। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है उसका नाम क्या है, दीप्त वस्तु। उसका नाम है दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु का परिभाषा क्या होगा, वैसे सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कर पाते हों उसको क्या बोलेंगे, दीप्त वस्तु। जैसे 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 सूर्य, जैसे बल्ब, जैसे मोमबत्ती, जैसे दिया, जैसे टॉर्च। तो ये सभी क्या हो गया, ये सभी कैसा हो गया, ये सभी है दीप्त वस्तु का उदाहरण। ओके, दूसरा क्या हो गया, अदीप्त वस्तु। दूसरा क्या हो गया, अदीप्त वस्तु। दूसरा क्या हो गया, अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु का मतलब वैसे वस्तु, अदीप्त वस्तु का मतलब वैसे वस्तु जिनके पास प्रकाश न हो। अदीप्त वस्तु का मतलब वैसे वस्तु जिनके पास प्रकाश न हो। तो जिसके पास प्रकाश नहीं होगा उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे अदीप्त वस्तु। जिस वस्तु के पास प्रकाश नहीं होगा उसे आप क्या बोलेंगे, अदीप्त वस्तु। तो प्रकाश नहीं होगा, जैसे जैसे आपका हो गया लोहा, हो गया आपका लकड़ी, हो गया आपका पत्थर, हो गया ये सभी। लेकिन ये सभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपको लेटेस्ट न्यूज हम दे रहे हैं यहाँ पे, एकदम लेटेस्ट स्टार। चंद्रमा, चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त? तो आपको समझना है कि चंद्रमा जो है वो अदीप्त है। चंद्रमा क्या है, अदीप्त है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, और ये भी ना समझे कि वो प्रकाश किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, नहीं, वो केवल किसी दूसरे के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा क्या करता है, उस प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिस कारण से हम लोगों को चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो रियल में चमकदार नहीं है। तो हम लोगों को ये समझना है, रियल में वो चमकदार नहीं है। तो हम लोगों को ये समझना है कि ये जो आपका चंद्रमा है वो कैसा है, अदीप्त वस्तु है। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु को कितने भागों में आपने बांट दिया, दो भागों में। एक हो गया दीप्त वस्तु और एक हो गया अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, अदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो। कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जैसे मान लो कि आपके पास कांच है, उस पर अगर प्रकाश दिया जाए तो क्या होगा, प्रकाश आर पार निकल जाएगा। आपके सामने मान लेते हैं कोई कांच रखा हुआ है, शीशा ग्लास रखा हुआ है, अगर उससे प्रकाश पास करती है तो वो क्या होगा, आर पार हो जाएगा। तो इस आर पार होने की प्रक्रिया का नाम क्या है, गमन करना। तो हम एक अगला स्टार लाने वाले थे, प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर, गमन के आधार पर वस्तु को तीन भाग में, वस्तु को तीन भाग में बांटा गया है। वस्तु को तीन भाग में बांटा गया है। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि प्रकाश ये क्या है, इससे पहले अलग था बंधु, ये अलग है। इससे पहले था प्रकाश के उत्सर्जन का आधार, लेकिन ये क्या है, प्रकाश के गमन के आधार पर। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु को तीन भाग में, सबसे पहला होता है पारदर्शी वस्तु। क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तु, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार हो सके।
वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार हो सके। फिर समझते हैं, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार हो सके उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। ये सभी परिभाषा को हम लिखना नहीं चाहते क्योंकि लिखने में टाइम बहुत लगता है, तो इसीलिए हम जो बोलें आप उसे सुन करके नोट करें। पारदर्शी वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार आसानी से कर सके उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जैसे कांच, जैसे क्या हुआ? कांच, जैसे हो गया हवा, जैसे हो गया जल, ये तीनों क्या है? पारदर्शी। अच्छा, पारदर्शी है। दूसरा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी, इसको बोलते हैं ओपेक वस्तु या ओपेक ऑब्जेक्ट। अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर सकती हो, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं कर सकती हो उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। जैसे, जैसे हो गया लकड़ी, जैसे हो गया पत्थर, जैसे हो गया आपका ऐसा बहुत सारे पदार्थ जो भी होंगे, लोहा, तो ये सभी किस श्रेणी में आएगा? ये सभी आता है अपारदर्शी। ये सभी आता है अपारदर्शी। ये सभी आता है अपारदर्शी के कैटेगरी में ये सभी आएगा, तो ये हो गया अपारदर्शी। तीसरा जो है, तीसरे का नाम है एक होता है जिसमें कि हल्का प्रकाश गमन करे, उसका नाम है पारभासी। उसे आप क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, पारभासी। ये है पारभासी वस्तु। ये कौन है? पारभासी वस्तु अर्थात ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो पारभासी का मतलब जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन नहीं करे, आंशिक रूप से गमन करे, अर्थात वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार कर सके। वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार कर सके उसे आप क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तु। ठीक, जैसे अब जैसे में कौन कौन होगा? जैसे में हो गया आपको घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। जैसे में हो गया आपको तेल लगा पेपर, तेल लगा पेपर। इसी पेपर का एक और नाम है थिन पेपर, शायद आप बचपन में यूज किए होंगे। घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा पेपर हो गया। दूसरा घिसा हुआ कांच, तेल लगा पेपर। तीसरा आपका हो गया, तीसरा चमड़ा, चमड़ा मतलब स्किन, चमड़ा। इसके बाद आपका हो गया दूध, इसके बाद हो गया आपका रक्त, इसके बाद हो गया आपका रबर, तो बहुत सारा ऐसा। तो ये सभी जो वस्तु है ये सभी कैसा है? पारभासी। ऐसे वस्तु को क्या बोलते हैं? पारभासी। तो जैसे बलून, बलून भी आपका पारभासी है, बलून फूकना, बलून। तो ये क्या हो गया? ये है प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा आपने? 3 भागों में, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु। कंप्लीट। नेक्स्ट आप गौर करेंगे, हम लोग बोले थे कि प्रकाश स्रोत, तो क्या होगा? प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है, तो प्रकाश जो निकल रही थी तो वो जाकर के किसी वस्तु से टकराएगी। तो सबसे पहली बात की मान लो यहाँ पे अब हम लोग जो डिफाइन करने वाले हैं वो है किरण पुंज। किरण पुंज, ये किरण पुंज क्या है वो देखिए। किरण पुंज, इसको बोलते हैं बीम ऑफ रेज। किरण पुंज मतलब बीम ऑफ रेज। तो ये क्या है? मान लो ये आपका प्रकाश स्रोत है, ये आपका लाइट सोर्स है, ये आपका प्रकाश स्रोत है। तो यहाँ से क्या होगा? ये प्रकाश निकलेगा, यहाँ से क्या होगा? ये प्रकाश निकलेगा, यहाँ से क्या होगा? एक प्रकाश निकलेगा। तो क्या है कि ये एक किरण है, एक वो जो लाइन आप देखते हो, एक तीर लगा होगा, इस सब को ढक दो। एक वो जो है इसका नाम किरण है, मतलब एक रे जो है, एक लाइन जो है तीर लगा, उसका नाम किरण है। लेकिन क्या केवल एक किरण है? अगर आपके रूम में बल्ब लगी है, बल्ब से लाइट निकल रही है, तो क्या एक किरण निकल रही है? सर करोड़ों करोड़ रेज निकल रहे हैं, करोड़ों करोड़ किरण है उसमें। तो उसमें जो करोड़ों करोड़ किरण है, उसमें जो करोड़ों करोड़ किरण है, तो एक सेकेंड, जी, ये जो आपका प्रकाश स्रोत है, तो इससे क्या हुआ? करोड़ों करोड़ रेज निकल रहा है। तो ये जो करोड़ों करोड़ रेज निकल रहा है, तो यहाँ से ढेर सारा किरण निकल रहा है। तो ये जो आपका ढेर सारा किरण निकल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? किरणों का समूह। इसको आप क्या बोल रहे हैं? इसको आप बोलते हैं किरणों का समूह। ये जो रेज है इसका नाम क्या है? किरणों का समूह। तो ये जो किरण का समूह है, इसी किरण के समूह को क्या बोलते हैं आप? किरण पुंज। फिर समझिए, ये जो आपके किरण का समूह है, इस किरण के समूह का नाम क्या है? किरण पुंज। ओके, आप देखेंगे आगे। तो इस किरण पुंज में आप गौर करो कि सभी किरण एक दूसरे के समांतर है। सभी किरण क्या है? एक दूसरे के समांतर है। ठीक, आप देखेंगे
मान लीजिए अगर किसी पॉइंट से रेज निकले ऐसे, तो यहाँ से किरण क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ से किरण क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ से किरण क्या हो रहा है, निकल रहा है। दूसरा, और आप देखेंगे यहाँ पे एक और बना देते हैं यहाँ पे, और आप गौर करेंगे कि इस पॉइंट पर ढेर सारा रेज जा करके ऐसे, ढेर सारा रेज जा करके ऐसे, ढेर सारा रेज जा करके ऐसे, ढेर सारा रेज जा करके ऐसे मिल रहा है। तो किरण पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह, अर्थात जब किसी प्रकाश स्रोत से किरणें निकलती है तो उनका एक समूह बनता है, उसी समूह का नाम क्या है, किरण पुंज। तो किरण पुंज किसे कहेंगे, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आपने क्या बोला, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। और किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। जिसमें से नंबर एक हो गया समांतर किरण पुंज। नंबर 1 कौन है, नंबर 1 है समांतर किरण पुंज। नंबर 1 कौन है, नंबर 1 का नाम है समांतर किरण पुंज। तो यहां देखिए ये कैसा है, समांतर, इसी का नाम है समांतर किरण पुंज। इसी का नाम है समांतर किरण पुंज, अर्थात जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में होता है संश्रित किरण पुंज। संश्रित किरण पुंज अर्थात वैसे किरण जो एक दूसरे के समांतर हों, उसका नाम समांतर किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण एक दूसरे पर संश्रित का मतलब होता है मिलता हुआ प्रतीत हो, मिल रहा हो, संश्रित हो रहा हो, एक जगह पे मिल रहा हो। तो संश्रित किरण पुंज का मतलब यदि एक जगह पे मिल रहा हो तो उसका नाम क्या होगा, संश्रित किरण पुंज। तो यहाँ मिलता हुआ किरण आकर के मिल इस फिगर में रहती है, यह है 2 नंबर का फिगर, इसका नाम क्या हो गया, संश्रित किरण पुंज। इसका नाम क्या हो गया, संश्रित किरण पुंज। इसका नाम क्या हो गया, संश्रित किरण पुंज। और जो तीसरा होता है उस तीसरे का नाम है अपसरित किरण पुंज। तीसरे का क्या नाम है, तीसरे का नाम है अपसरित किरण पुंज। तीसरे का क्या नाम है, अपसरित किरण पुंज। तो ये है अपसरित का मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पर से, जिस प्रकाश स्रोत में से प्रकाश निकल के बाहर फैलता हुआ प्रतीत होता है, जिसमें से वैसा प्रकाश स्रोत या वैसे किरण पुंज जिसमें से प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल करके बाहर फैल जाती हो, उसे आप क्या बोलेंगे, अपसरित। तो ये कैसा है, अपसरित किरण पुंज है। ये हो गया आपका अपसरित किरण पुंज। ओके, तो हम लोग क्या देखें, किरण पुंज किसे बोलते हैं, किरणों के समूह को आप क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरणों के समूह को आप क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, समांतर किरण पुंज, संश्रित किरण पुंज और अपसरित किरण पुंज। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि दर्पण क्या है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे कि जब प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है तो बहुत सारे वस्तुओं से टकराती है, टकराने के बाद वो परावर्तित होती है। तो क्या देखा गया कि सबसे अधिक परावर्तन मतलब टकरा करके वापस लौटना, अर्थात किसी भी वस्तु से, आप एक बात समझ लें, एक बोर्ड क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि किसी भी वस्तु के अधिक चमकदार होने का क्या कारण होता है, तो उस किसी भी वस्तु के अधिक चमकदार होने का कारण होगा कि यदि किसी वस्तु से प्रकाश टकराए और उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन अधिक हो, मतलब कि टकराने वाला उस वस्तु से, उस परावर्तक सतह से टकराने वाला अधिकतम प्रकाश यदि टकरा के वापस आता है, अगर अधिकतम प्रकाश टकरा के वापस आता है तो वो वस्तु अधिक ब्राइट होगा, अधिक चमकीला होगा। फिर समझिए, कोई भी वस्तु अधिक चमकीला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस वस्तु से अधिक प्रकाश टकरा करके वापस आ रही है, इसीलिए वो वस्तु अधिक चमकीला है, कोई दूसरा वस्तु कम चमकीला है। तो इस प्रकार की बात है। तो हमने क्या बोला, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपका दर्पण। दर्पण, ये दर्पण क्या है, ये दर्पण क्या है, तो दर्पण ये क्या है वो देखेंगे। दर्पण कांच का बना होता है जिसके किसी एक सतह पर पेंट किया हुआ होता है। पेंट मतलब लेप लगाया हुआ, लेप लगाया हुआ को बोलते हैं कोटिंग किया हुआ, कोटेड मतलब एक लेप चढ़ा दिया, एक पेंट कर दिया।
तो दर्पण किसका बना होता है? ये कांच का बना होता है, जिसके किसी भी एक सतह को आप क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं या उस पर लेप चढ़ा देते हैं। और वो लेप किसका होता है? वो लेप होता है सिल्वर नाइट्रेट का। आप जो लेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके सामने, वो लेप किसका होता है? वो लेप होता है सिल्वर नाइट्रेट का। वो जिस लेप की हम लोग बात कर रहे हैं वो लेप किसका होगा? वो लेप होता है सिल्वर नाइट्रेट का। तो आपने क्या बोला कि दर्पण जो है, दर्पण क्या है? तो हम लोग क्या बताए अभी? यह कांच का टुकड़ा है या कांच का बना होता है, कांच का बना होता है जिसके किसी एक सतह पर, जिसके किसी एक सतह पर लेप, लेप को ही क्या बोलते हैं? कोटिंग, लेप चढ़ाया गया होता है, लेप चढ़ाया जाता है। जिसके किसी एक सतह पर आप क्या करते हैं? लेप चढ़ा देते हैं, तब जो एक सिस्टम बनेगा उसी का नाम क्या है? दर्पण। तो दर्पण किसका बना होता है? कांच का, जिसके किसी एक सतह पर लेप चढ़ाया जाता है। कंप्लीट। लेप जो है वो किसका होता है? लेप होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसको बोलते हैं AgNO3, AgNO3। लेप किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। देखिए लिख दिए सिल्वर नाइट्रेट का। लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझ में आपको आना चाहिए, आप टिक इसी को करोगे। हम दूसरा बात बोलने से थोड़ा डर भी रहे हैं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, लेकिन फिर भी कहते हैं, उम्मीद है कि आप समझेंगे इस बात को। सर पेंट किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन सिल्वर चांदी है, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी का नाइट्रेट है। चांदी तो महंगा पदार्थ है। तो इस महंगे पदार्थ से बचने के लिए जो जनरल यूज होता है, जो जनरल यूज होता है, जनरली जो है हम लोग एल्यूमिनियम का पेंट करते हैं। एल्यूमिनियम के नाइट्रेट का लेप चढ़ाया जाता है, लेप चढ़ाया जाता है। इसीलिए हम घेर दिए हैं, आप कंफ्यूज मत। एग्जाम में अगर आएगा तो सिल्वर नाइट्रेट टिक करेंगे। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई कंपनी है, जो कंपनी सस्ते में दर्पण बनाना चाहती है, आईना बनाना चाहती है, वो 10 रुपये में भी बेचने के लिए तैयार है, तो वो एक अल्टरनेट खोजती है कि चांदी के बदले में ऐसा कौन सा पदार्थ हम लोग यूज कर दें कि वो ज़्यादा चमकीला हो जाएगा। तो चांदी के बदले में दूसरा कौन होता है? एल्यूमिनियम। या कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में सिल्वर नाइट्रेट नहीं दे करके अगर एल्यूमिनियम का नाइट्रेट दे दिया तो ऑप्शन किस में टिक करेंगे? एल्यूमिनियम में। ठीक है, लेकिन इसको हम आपको ये एक बोलते हैं कि आप इसे याद मत रखो, केवल कॉपी में बगल में रहने दीजिए। तो किसका पेंट होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। किस पे? दर्पण के किसी एक सतह पर। ठीक है, और जो सतह बच गया, एक सतह पर तो आपने पेंट कर दिया, जो सतह बच गया उसी सतह का नाम है परावर्तक सतह। इससे पहले भी डिस्कस किए हैं। जो सतह बच गया उसी सतह का नाम क्या है? परावर्तक सतह। जो सतह बच गया उसी का नाम क्या है? परावर्तक सतह। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार अब आप पढ़ने वाले हो दर्पण के प्रकार। देखेंगे सर दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है। दर्पण जो है वो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण, एक क्या हो गया? समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या हो गया? गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। लेकिन हम एक चीज अपने मन से आपके सामने ऐड करते हैं, जो गोलीय दर्पण का ही एक विशेष रूप है, गोलीय दर्पण का एक विशेष रूप है, उसका नाम है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, ये हम अपने मन से एक ऐड किए हैं। हालांकि इसको हम आगे डिफाइन करने के लिए था तो यहीं पे ला के खड़ा किए ताकि आपको अभी ही समझा सकें थोड़ा सा। दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। हम तीसरा भी ऐड कर दिए, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण, और तीसरा कौन है? परवलयिक दर्पण। ये जो गोलीय दर्पण है ये 2 प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो गया उत्तल दर्पण, एक हो गया उत्तल दर्पण, और एक हो गया अवतल दर्पण। एक हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया अवतल दर्पण। अगर हम फिजिक्स लिख रहे होते, अगर हम बाय द वे फिजिक्स लिख रहे होते तो हम सीधा लिखते दर्पण 4 प्रकार का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। डायरेक्ट, इतना भाषणबाजी से बेहतर है हम लोग ये तय कर दें कि दर्पण कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो ये जो बंटवारा है रियल में, ये बंटवारा किस आधार पे? आप जो किसी के साथ बंटते हो या अलग होते हो तो कोई ना कोई एक आधार होता है कि आपने उसके साथ झगड़ा कर लिया वगैरह वगैरह, कुछ भी एक ऐसा फ्रिक्शन आपके मन में। तो क्या हुआ कि दर्पण को जो आप बांट रहे हो ये किस आधार पे है?
कुछ ना कुछ तो एक काउज होना चाहिए जी। ये काउज है उसका परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब जिस सतह पे प्रकाश आती है, जो सतह प्रकाश को रिसीव करता है, उस सतह का नाम क्या है? परावर्तक सतह। तो ये जो दर्पण के प्रकार हैं, ये दर्पण का प्रकार किस आधार पर है? ये दर्पण का जो प्रकार है वो किस आधार पर है? ये है परावर्तक सतह के आधार पर। अब हम जो बोलेंगे उसे सुनेंगे और आप नोट करेंगे। सबसे पहला कौन है? समतल दर्पण। लिखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह मुड़ा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह मुड़ा हुआ हो, उसे बोलेंगे परवलयिक दर्पण। अब आइए, अब बच गया उत्तल और अवतल। उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ। उत्तल का मतलब उठा हुआ। अवतल का मतलब धसा हुआ। उत्तल जिसका तल क्या हो? उत्त हो। उत्त मतलब उठा हुआ। अवतल मतलब जिसका तल क्या हो? अब हो। अब मतलब नीचे, नीचे मतलब धसा हुआ। तो उत्तल दर्पण का मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो, उसे आप क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। आपके पास 5 नोट्स है। नंबर 1, समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो। परवलयिक दर्पण जिसका परावर्तक सतह मुड़ा हुआ हो। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। नेक्स्ट, अब जरा इन सभी दर्पण को आप फिगर से देखेंगे। आपने क्या बोला कि सबसे पहला कौन है? समतल दर्पण। दूसरा कौन है? दूसरा है उत्तल दर्पण। तीसरा अवतल दर्पण। चौथा परवलयिक दर्पण। तो सबसे पहला है आपका 1 नंबर में समतल दर्पण, प्लेन मिरर। पहला कौन हो गया? समतल दर्पण। ओके, अब देखेंगे समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, ये कैसा दर्पण हो गया? समतल दर्पण। दूसरा कौन दर्पण है आपके पास? दूसरा कौन सा दर्पण है आपके पास? दूसरा दर्पण है आपके पास कौन था? उत्तल दर्पण। दूसरा दर्पण हो गया आपके पास उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो। इसका मतलब जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो। देखिए, परावर्तक सतह बाहर में है और वो क्या है? उठा हुआ है। तीसरा कौन है आपके पास? तीसरा है आपके पास अवतल दर्पण। तीसरा कौन हो गया आपके पास? अवतल दर्पण। मतलब परावर्तक सतह क्या होना चाहिए? धंसा हुआ होना चाहिए। तो इसमें परावर्तक सतह देख लीजिए बाहर से पेंट है। बाहर से पेंट का मतलब परावर्तक सतह कौन हो गया? अंदर वाला। बाहर से पेंट है मतलब परावर्तक सतह कौन हो गया? अंदर वाला। नेक्स्ट जो होगा 4 नंबर में, 4 में क्या बताए थे? परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण क्या बताया था? परवलयिक दर्पण। चौथा क्या बताया था? परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण का मतलब जिसका परावर्तक सतह क्या हो? मुड़ा हुआ हो। तो परावर्तक सतह जिसका क्या हो? मुड़ा हुआ हो। परावर्तक सतह जिसका क्या हो? मुड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार का जो दर्पण है उसे आप क्या बोलेंगे? इस प्रकार के दर्पण को परवलयिक दर्पण। आप गौर करेंगे तो आप बोलेंगे सर परवलयिक दर्पण अवतल दर्पण का ही एक रूप है। हाँ सर, परवलयिक दर्पण जो है वो अवतल दर्पण का ही एक स्पेशल केस है, कंडीशन है। परवलयिक दर्पण जो है वो क्या है? अवतल दर्पण का ही एक स्पेशल कंडीशन है। तो शायद हम उम्मीद करेंगे कि आप आज दर्पण के बारे में समझें। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच।